एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 611 का लेसन नंबर 43, मेकिंग रूल ब्लेंडिंग डिसीजंस। इट इज बिलीव दैट द रोल ब्लेंडिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ थेरेपिस्ट। ठीक है, थेरेपिस्ट का मोस्ट इनफेक्टिव जो होता है पार्ट होता है वो ये होता है कि अपने किस तरह अपने रोल्स को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। Expectation of professionals and those they serve become more incompatible, the potential for harm increase। मतलब कुछ ऐसी प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस जो आप इतनी ज्यादा कर लेते हैं कि जो आपके लिए हार्म को इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, और फिर आपके जो भी रोल्स होते हैं वो डाइवर्जेंट बन जाते हैं और रिस्क ऑफ लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिवली एंड डिवाइडेड लॉयल्टीज राइज। और जो पावर और प्रिस्टाइज जो थेरेपिस्ट की एक्सीड करती है क्लाइंट से, तो पॉसिबिलिटी होती है किसी किस्म की भी एक्सप्लोटेशन की। मेकिंग डिसीजंस व्हेन देयर इज लीड टाइम। आप डिसीजन लेते हैं कि कौन कब आपका जो लीड टाइम है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, लीड टाइम इज द अमाउंट ऑफ द टाइम जो कि पास होता है आपके स्टार्ट प्रोसेस के स्टार्ट होने पर अंटिल कंक्लूजन। ठीक है, जब भी आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं वो टाइम आपका वहां से शुरू होता है, और जब तक जो आपने टास्क स्टार्ट किया होता है आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल लेते, उस वक्त तक वो आपको लीड करता है, वो आपके लीड टाइम में आता है। ठीक है, सजेस्टेड डिसीजंस मेकिंग स्ट्रेटजीज में अकॉर्डिंग टू रेस्ट के मुताबिक इन्होंने कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताया कि आप कंक्रीट एक्शंस की सीक्वेंस को फिगर आउट करते हैं, और जो भी अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज होती हैं उनके साथ आप काम करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज होती हैं जब भी आप कोई ना कोई काम करते हैं। फ्रस्ट्रेशंस वगैरह होना, इवेंचुअल गोल्स की मतलब वो भी रखना आपने, और कुछ जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे किस तरह आप छुटकारा हासिल करते हैं। यहाँ पे कुछ सजेशन स्ट्रेटजीज हैं जो कि एथिकल डिसीजन में शामिल होती हैं। आप डिटरमाइन करते हैं कि whether the matter truly involves ethics, situation must involve ethical issues, distinct आप पुअर प्रोफेशनल जो बिहेवियर होता है उसमें अनएथिकल बिहेवियर में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, और स्पेशली आप उसे तब इमोशनली फील करते हैं जब आप किसी अंडर अटैक में होते हैं। फिर इन गाइडलाइंस को कंसल्ट करना जो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, और फिर आप इन्हें एज जितना पॉसिबल हो सकता है अपने रेजोल्यूशन के लिए मैकेनिज्म के लिए उसको अप्लाई करते हैं। इसी के साथ ही हम लेसन नंबर 44 भी कवर कर लेते हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग इन क्राइसिस। अब किसी भी क्राइसिस में आप किस तरह कोई ना कोई एथिकल डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर कुछ फर्दर स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं। पास टू कंसिडर एज बेस्ट एज पॉसिबल ऑल फैक्टर्स दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन यू विल मेक। जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं दैट जो कि इम्पैक्ट कर रहे होते हैं आपके डिसीजंस पर, इसमें इंक्लूड हो सकता है कि कोई भी सीरियसनेस इशू आ सकता है, या कोई दूसरा बंदा इसके बारे में जाने, या जो आपको उससे कोई ना कोई हार्म हो सकता है, तो आप ये आपका वहां पे मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना कि आप किस वे की तरफ जाना पसंद करेंगे। कंसल्ट विद, आप फिर किसी भी ट्रस्टेड कोलीग के साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। ठीक है, जो ट्रस्टेड हो, जो किसी के साथ आपकी इस इंफॉर्मेशन को, आपकी इस प्रॉब्लम को शेयर ना करे। उसके बाद आप अपने राइट्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो राइट्स होते हैं ये आपकी तमाम पार्टीज को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई अल्टरनेटिव डिसीजन को जनरेट देना, जब कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपको समझ नहीं आती कि आप किस किस्म का डिसीजन लें, एक डिसीजन ले रहे हैं वो भी आपको रिस्की लग रहा है या टू एक्सपेंसिव है, और इस किस्म में आपको कोई ना कोई इस तरह का डिसीजन जनरेट तो करना ही होता है, और आप अल्टरनेटिव डिसीजन को जनरेट करते हैं। ठीक है, जो जहां पे कुछ आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही होती है उस पर फोकस करते हैं, और फिर हर एक डिसीजन की कॉन्सिक्वेंसेज बनाई जाती हैं, देन डिसीजन बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज बनाई जाती है मतलब जिसके अंदर आपके साइकोलॉजिकल या सोशल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आप देख के डिसीजन बनाते हैं। उसके बाद डिसीजन बन गया, देन आप क्या करते हैं, कुछ डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ethical decision making in crisis with no time to prepare a carefully reasoned decision using the previously mentioned procedure। हमने जो पहले भी सारा प्रोसीजर अभी हम पढ़ के आए कि आप केयरफुली जो रीजन डिसीजन होते हैं आप उनको, ऐसा होता है कि कभी आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आप केयरफुली एक डिसीजन है उसको बना पाए। ठीक है, थेरेपिस्ट जो होते हैं बहुत एंजाइटी फील करते हैं, और उनका एक जो रेक्ट होता है और उन्हें वहां पे कुछ सेटिस्फैक्टरीली रेक्ट देना चाहिए। ठीक है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में खुद को नहीं लाना चाहिए। इट इज इवन पॉसिबल दैट द एंजाइटी में इनकरेज डिसीजन। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो भी आपकी एंजाइटी है जो थेरेपिस्ट को हो रही है उसके डिसीजन को इनकरेज करे। ठीक है, जिससे वो सेल्फ सर्विंग, प्रोटेक्टिव और अनएथिकल वे को अडॉप्ट करेगा। बिहेवियरल इमरजेंसी। अब बिहेवियरल इमरजेंसी में क्या होता है कि कोई भी इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, आप लेते हैं किसी भी हार्म से बचने के लिए,
या कोई जैसे कोई सुसाइडल या वायलेंट बिहेवियर है, इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेना। और द क्लाइंट का स्टेटस को सबसे पहले आप इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है? उसको फॉलो करते हैं कि कौन सा डिसीजन लें जिससे हमारे क्लाइंट को जो रिस्क है हार्म का वो कम हो सके। क्राइसिस, ऑन द अदर हैंड क्राइसिस की बात हो रही है कि कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जो कि आपके लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम का सबब बने, जो इंडिविजुअली डिफिकल्टी की तरफ लीड कर रहा हो, ठीक है? इस किस्म को जो भी सिचुएशंस होती हैं वो क्राइसिस में इंक्लूड होती हैं। और ये दीज मे बी मोर कॉमन प्लेसेस इवेंट्स कॉजिंग एंजाइटी या स्ट्रेस सच एज, जैसा कि जॉब चले जाना, ठीक है? आप ट्रॉमा में चले जाते हैं। दिस टाइप ऑफ इस किस्म के जो क्राइसिस होते हैं, इस पे individual may reach out for at least welcome the assistance when making judgments and acting in emergency or crisis situations. Mental health caregivers are among professions most sensitive to ethical regulatory obligation. तो इस किस्म की कंडीशन में जब थेरेपिस्ट जो उनके साथ कंसर्न करते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स की कंडीशन के बारे में, और फिर आपकी जो भी अगर इंफॉर्मेशन उसमें इनकम्प्लीट हो, और जब कुछ सिचुएशन भी इमोशनली हो, फिर आप क्या करते हैं, किसी भी जो भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो अनक्लियर होता है। क्लाइंट एट रिस्क फॉर इमरजेंसीज एंड क्राइसिस, अब जब भी कोई इमरजेंसी या क्राइसिस क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है उससे क्लाइंट के को भी उसके ट्रीटमेंट को भी खतरा हो सकता है, ठीक है? और कुछ क्लाइंट जो होते हैं वो वेट अंटिल देयर सिचुएशन रीच अर्जेंट प्रोपोर्शन बिफोर कंसल्टिंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। कुछ क्लाइंट होते हैं जो वेट करते हैं उस सिचुएशन का जब तक आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट न कर लें, ठीक है? और थेरेपिस्ट जो होते हैं क्रिटिकल जजमेंट करते हैं किसी पोटेंशियल सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ लोगों के बारे में विद होम दे हैव नॉट येट फॉर्म्ड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। Careful therapist can obviously listen with an empathetic diagnostic ear, but can't rush to judgment. केयरफुली थेरेपिस्ट जो होता है मतलब वो सुनते तो हैं, एम्पैथेटिक होके सुनते हैं, लेकिन वो जजमेंट की तरफ नहीं जाते। एक्सेसिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लाइंट की हु मे पोज आ रिस्क ऑफ सुसाइड कैरीज, क्या हैवी और स्ट्रेस प्रोवोकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि इसमें आती है जब भी कोई आप इमरजेंसी या क्राइसिस की सिचुएशन को एज अ थेरेपिस्ट उसको फेस कर रहा होता है। अब आप एडवांस में चीजों के बारे में किस तरह प्रिपेयर रहना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी जो रिसोर्सेज है कम्युनिटी में वो अवेलेबल होने चाहिए। आप के जो भी कोलीग के अलायंसेस हैं उनको ज्वाइन करें अपनी कम्युनिटी में, और हर एक पर्सन के साथ मतलब अब कंसल्ट किया जाए, इमरजेंसी कोई राइज हो सकती है उसको इस तरह डील करना है। लॉ एंड पॉलिसीज को जो भी स्टेट की हैं लोकल रिलेटिंग है उनको समझा जाए। और कोई भी अपने कंपनी में अटॉर्नी को लोकेट किया जाए जो कि नॉलेजेबल हो, इन मैटर्स को समझता हो लीगल तौर पर। एक्टिवली आप सीख करें कोई भी लर्निंग ऑप्शन जो कि आपके नॉलेज को इस किस्म के क्राइसिस के बारे में आपके नॉलेज में इजाफा करता है कि आपने इस किस्म की क्राइसिस के साथ किस तरह फेस करना है। अपने एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंसी को कॉम्पिटेंस को डिफाइन करें। अपने रिलेशनशिप को जो भी आप खुद के दरमियान है, ठीक है, उन उन पर केयरफुली उन्हें मॉनिटर करें। और किसी भी कंसिस्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें इमरजेंसी क्राइसिस होते हैं जिसमें आप डिसीजन लेना पड़ जाता है, ये इस तरह के डिसीजन को अपने पास बना कर रखें कि इस किस्म की सिचुएशन में आपको किस तरह फेस करना है। अब थेरेपिस्ट की लाइफ में भी क्राइसिस आ सकते हैं। थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस करता है कैलेमिटीज का विद लिटिल टाइम टू मेक मॉडिफिकेशंस फॉर द क्लाइंट अदर प्रोफेशनल कमिटमेंट। कोई भी प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है क्लाइंट के साथ या किसी किस्म की, उसको वो सस्पेंड करनी पड़ती है। कोई ना कोई क्राइसिस थेरेपिस्ट की लाइफ में भी आ जाता है। ये कोई मतलब के खास बात नहीं है, आम सी बात है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेसन नंबर 44। भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।